हेलो दोस्तों, हम इस पुस्तक से हिंदी के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं, जिसमें हम हिंदी साहित्य के इतिहास संबंधी, आदिकाल, भक्तिकाल व रीतिकाल संबंधी सभी प्रश्नों का अभ्यास कर चुके हैं और इस समय हम आधुनिक काल के प्रश्नों पर हैं, जिसमें हम छायावाद तक के सारे प्रश्न देख चुके हैं और प्रगतिवाद के प्रश्नों का अभ्यास इस समय चल रहा है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक पिछले प्रश्नों का अभ्यास नहीं किया है तो आप प्लेलिस्ट के माध्यम से पिछले सभी प्रश्नों का अभ्यास करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहां आपको इसका पीडीएफ उपलब्ध करा दिया जाएगा। आप किसी भी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी ऐसा प्रश्न पत्र, कोई भी ऐसी परीक्षा जिसमें हिंदी विषय से जुड़े हुए प्रश्न आते हैं, तो ये सभी प्रश्न आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। आपको अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए इन सभी प्रश्नों का अभ्यास अवश्य करना चाहिए, क्योंकि हमारी तैयारी सुदृढ़ तभी होती है जब हमारा अभ्यास बेहतर होता है। तो अभी जहां तक हम प्रश्न देख चुके थे उसके आगे शुरुआत करेंगे। हमने प्रश्न संख्या 700 तक देख लिया था। 700 प्रश्न हमने देख लिए थे, 700 प्रश्नों का अभ्यास कर लिया था, जो कि 700 प्रश्न हो चुके हैं। तो उसके आगे हम प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन किस सन में हुआ था। अगर आप लोगों ने पिछली क्लास नहीं देखी है तो आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि जब आप उसे एक बार देख लेंगे तो प्रगतिशील लेखक संघ क्या है, उसकी स्थापना कब हुई, प्रगतिवाद क्या है, इसे विस्तार में बताया गया है। जब आप उसे एक बार समझ लेंगे तब आपको ये प्रश्न समझने में और इन्हें याद रखने में बहुत आसानी हो जाएगी, क्योंकि उसमें विस्तृत रूप से प्रगतिवाद के बारे में, प्रगतिशील लेखक संघ के बारे में बताया गया है। तो अगला प्रश्न है कि प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन किस सन में हुआ था। तो 1936 ईस्वी में हुआ था। अन्य विकल्प हैं 1929 ईस्वी, सन 1926 ईस्वी व सन 1943 ईस्वी। तो विकल्प बी बिल्कुल सही है, सन 1936 ईस्वी। प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन सन 1936 ईस्वी में लखनऊ में मुंशी प्रेमचंद की अध्यक्षता में हुआ था और यहीं से प्रगतिवाद साहित्य की शुरुआत होती है। सन 1935 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस में E.M. फोस्टर के नेतृत्व में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन की बैठक हुई, जिसमें भारत से डॉक्टर सज्जाद जहीर और मुल्क राज आनंद ने भाग लिया था। ये बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है कि भारत की ओर से किसने प्रयास किया था। तो सज्जाद जहीर और मुल्क राज आनंद, ये दो नाम आपको बिल्कुल याद रखने हैं। और अगर प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अध्यक्ष पूछा जाता है तो मुंशी प्रेमचंद। इन्हीं दोनों लोगों ने सन 1935 ईस्वी में इंग्लैंड में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की थी। तो इसके बाद अगला प्रश्न है कि मनोरंजन के कई और साधन निकल आएंगे तभी व्यभिचार घटेगा, यह कथन किसका है। दिनकर का, पांडे बेचन शर्मा उग्र का, नागार्जुन का या अज्ञे का। तो ये जो कथन है ये है नागार्जुन का। विकल्प बी बिल्कुल सही होगा कि मनोरंजन के कई और साधन निकल आएंगे तभी व्यभिचार घटेगा, ये बात कही नागार्जुन ने। नागार्जुन जो कि प्रगतिवादी कवि हैं और इनकी कल प्रसिद्ध कविता हमने पढ़ी थी, मनोरंजन के कई और साधन निकल आएंगे तभी व्यभिचार घटेगा। यह कथन प्रमुख प्रगतिवादी लेखक नागार्जुन का है। बच्चन सिंह ने नागार्जुन की कविताओं को नुक्कड़ कविता की संज्ञा दी है। इसे हमने पिछली क्लास में इस तरह से याद किया था कि न से नागार्जुन और न से नुक्कड़। तो नुक्कड़ कविता की संज्ञा किसे दी गई है, मतलब किसकी कविताओं को दी गई है। तो नागार्जुन की कविताओं को दी गई है। किसने दी है, तो बच्चन सिंह ने दी है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि कौन सा कवि प्रगतिवाद से संबंधित नहीं है। पूछा गया है कौन सा कवि प्रगतिवाद से संबंध नहीं है। केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन शास्त्री, हरिऔध या नागार्जुन। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध प्रगतिवादी कवि नहीं है।
ये द्विवेदी युगीन कवि हैं। जब हम द्विवेदी काल के प्रश्नों को देख रहे थे तब हमने इनका जो काव्य है प्रिय प्रवास, उसे भी विस्तृत रूप से समझा था। तो हरिऔध प्रगतिवादी कवि नहीं है, अपितु ये द्विवेदी युगीन है, इसलिए विकल्प बी बिल्कुल सही होगा, हरिऔध। इसके बाद अगला प्रश्न है कि प्रगतिवाद को वर्ग संघर्ष की प्रेरणा मिली है लॉन्जाइनस से, स्टालिन से, कार्ल मार्क्स से या माओ से तुंग से। तो विकल्प सी बिल्कुल सही होगा, कार्ल मार्क्स से मिली है। प्रगतिवाद को वर्ग संघर्ष की जो प्रेरणा मिली वो कार्ल मार्क्स से मिली थी। हमने समझा था कि जो मार्क्स थे वो मानते थे कि ये जो पूरा समाज है वो धन के आधार पर, आर्थिक स्थिति के आधार पर दो वर्गों में विभाजित है, एक शोषक वर्ग और एक शोषित वर्ग, पूंजीपति और समाजवाद। पूंजीवाद और समाजवाद के बीच जो संघर्ष है और वो इसको समाप्त करके साम्यवाद, पूंजीवाद को समाप्त करके साम्यवाद की स्थापना चाहते थे। तो ये जो इनका पूरा दर्शन था मार्क्स का, उसी के अनुसार या उसी के आधार पर प्रगतिवाद है, प्रगतिवाद का काव्य है। जो वर्ग संघर्ष इसमें दिखाई देता है वो मार्क्स का जो वर्ग संघर्ष है वहीं से आता है। प्रगतिवाद का जो सैद्धांतिक आधार है वो कार्ल मार्क्स का द्वंदात्मक भौतिकवाद है। राजनीति के क्षेत्र में जो समाजवाद या साम्यवाद है वही साहित्य के क्षेत्र में प्रगतिवाद है। हिंदी में प्रगतिवादी आंदोलन की शुरुआत अप्रैल 1936 ईस्वी में लखनऊ में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना से हुई, जिसकी अध्यक्षता मुंशी प्रेमचंद ने की थी। तो ये ध्यान रखिएगा कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे, मुंशी प्रेमचंद। इसके बाद अगला प्रश्न है कि हिंदी में प्रगतिवाद का आरंभ कब हुआ, 1906 में, 1926 में, 1917 में या 1936 ईस्वी में। तो 1936 ईस्वी बिल्कुल सही है। ये आपको कल नगेंद्र जी की पुस्तक में भी दिखाया गया था। बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि प्रगतिवाद का आरंभ होता है 1936 ईस्वी से, जहां से छायावाद की समाप्ति है। छायावाद की समय सीमा जहां तक निर्धारित की गई है उसके तुरंत बाद जिस काल की शुरुआत होती है, जिस वाद की शुरुआत होती है, वो वाद है प्रगतिवाद। हिंदी में प्रगतिवाद का आरंभ 1936 ईस्वी में हुआ। लखनऊ में अप्रैल 1936 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना और प्रथम अधिवेशन के समय से हिंदी में प्रगतिवादी आंदोलन की शुरुआत होती है और इस अधिवेशन के प्रथम अध्यक्ष मुंशी प्रेमचंद थे। इसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है। प्यासी पथराई आंखें, तुमने कहा था, तुम्हें सौंपता हूं या युगधारा। तो विकल्प बी बिल्कुल सही होगा, तुम्हें सौंपता हूं। ये नागार्जुन की कृति नहीं है बल्कि ये त्रिलोचन शास्त्री की कृति है। त्रिलोचन के अन्य काव्य संग्रह इस प्रकार हैं: धरती, गुलाब और बुलबुल, दिगंत, ताप के ताए हुए दिन, शब्द, उस जनपद का कवि हूं, अर्घान, फूल नाम है एक, अनकहनी भी कुछ कहनी है। ये जो रचनाएं हैं ये त्रिलोचन शास्त्री की हैं। त्रिलोचन शास्त्री का वास्तविक नाम क्या था, वैद्यनाथ मिश्र। त्रिलोचन ये इनका उपनाम है, ये इस उपनाम से कविता किया करते थे। इसके बाद अगला प्रश्न है, बसंती हवा कविता के रचयिता कौन है। आप सभी ने अपने बचपन में ये कविता अवश्य पढ़ी होगी। हवा हूँ, हवा में बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी, अनोखी हवा हूँ, बड़ी बावली हूँ, बड़ी मस्त मौला, नहीं कुछ फिक्र है, बड़ी ही निडर हूँ, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, मुसाफिर अजब हूँ, न घर बार मेरा, न उद्देश्य मेरा, न इच्छा किसी की, न आशा किसी की, न प्रेमी न दुश्मन, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ। बहुत बहुत प्यारी कविता केदारनाथ अग्रवाल जी की है और आशा करती हूँ कि आप सभी को पता होगा कि ये कविता केदारनाथ अग्रवाल जी की है। विकल्प डी बिल्कुल सही होगा। अन्य विकल्प हैं केदारनाथ सिंह, नागार्जुन और त्रिलोचन। बसंती हवा कविता के रचयिता केदारनाथ अग्रवाल हैं। इनकी जो अन्य रचनाएं हैं उन्हें देख लेते हैं। युग की गंगा केदारनाथ अग्रवाल का है और इसी से बिल्कुल मिलती जुलती कृति जो है नागार्जुन की युगधारा। तो आप लोग भ्रमित मत होइएगा, युग की गंगा जिसमें गंगा शब्द आए वो केदारनाथ अग्रवाल की है और धारा शब्द जिसमें आएगा वो नागार्जुन की है। नींद के बादल, लोक और आलोक, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, गुल मेहंदी, पंख और पतवार, बंबई का रक्त स्थान, हे मेरी तुम, मार प्यार की थापे, कहे केदार खरी खरी, अपूर्वा, जमुन जल तुम, बोले बोल अबोल,
जो शिलाएं तोड़ते हैं, आत्मगंध, अनहारी हरियाली, खुली आंखें, खुले डैने, पुष्पदीप और बसंत में प्रसन्न पृथ्वी आदि, ये सभी केदारनाथ अग्रवाल जी की रचनाएं हैं। इसके बाद जो अगला प्रश्न है कि राम कथा पर आधारित काव्य कौन सा है। 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें पूछा गया है कि राम कथा पर आधारित कौन सा है, रश्मिरथी, आत्मजयी, भूमिजा या कामायनी। तो विकल्प बी बिल्कुल सही होगा, भूमिजा। ये राम कथा पर आधारित है, ये नागार्जुन की कृति है। राम कथा पर आधारित काव्य भूमिजा है। ये खंड काव्य है जिसके रचयिता नागार्जुन है। दिनकर कृत रश्मिरथी कर्ण के जीवन पर आधारित है और कुंवर नारायण कृत जो आत्मजयी है वो नचिकेता के जीवन पर आधारित है। कामायनी महाकाव्य प्रसाद द्वारा रचित है जिसमें प्रलय का सर्ग बद्ध वर्णन मिलता है। कामायनी हमने पढ़ा था। कामायनी कब प्रकाशित हुआ? 1935 ईस्वी में। किसकी कृति है? जयशंकर प्रसाद जी की कृति है। जयशंकर प्रसाद जी का महाकाव्य है जिसमें 15 सर्ग हैं और उन 15 सर्गों का क्रम क्या है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। आपसे बार बार कहती हूँ कि ये सर्ग आपको याद होना चाहिए। आप पिछली क्लास यदि बराबर देख रहे हैं तो सुन सुनकर आपको ये 15 सर्ग जो पूरे हैं इनमें ये अच्छी तरह से याद हो गए होंगे। एक बार फिर बोल देती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य व आनंद। ये जो 15 सर्गों का क्रम है, क्रम से बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि इस सर्ग के बाद कौन सा सर्ग आता है, या 9वें नंबर का सर्ग कौन सा है, 10वें नंबर का सर्ग कौन सा है, या लज्जा सर्ग के बाद कौन सा सर्ग आता है। इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रगतिवाद साहित्य को सोद्देश्य मानता है। सोद्देश्यता का अर्थ क्या है? तो प्रगतिवाद साहित्य को सोद्देश्य मानता है और इस सोद्देश्यता का अर्थ क्या है इसे आप तभी समझ सकते हैं जब आपने विस्तार से प्रगतिवाद को समझा है। आपको बता दूं कि ये जो पंक्ति दी गई है ना, प्रगतिवाद साहित्य को सोद्देश्य मानता है, ये पंक्ति पुस्तक से ली गई है और वो पुस्तक है डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास। इस पुस्तक के विषय में आपको कल बताया था, कल इस पुस्तक को आपको दिखाया था एक प्रश्न के संदर्भ में। तो ये जो प्रश्न है इसे भी आप तभी समझ सकेंगे जब आपने उसे पढ़ा होगा। तो एक बार आपको इस संदर्भ में, इस प्रश्न के संदर्भ में वो पुस्तक दिखा देते हैं कि ये कहाँ पर लिखा गया है। तो ये देखते हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नगेंद्र का। कुछ देर के लिए इसको हटाते हैं और हिंदी साहित्य का इतिहास देखते हैं। ये पुस्तक है डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास। इसमें जहां पर प्रगतिवाद आया है वहां पर नगेंद्र जी ने प्रगतिवाद के लिए इस प्रश्न का, इस वाक्य का प्रयोग किया है। दिखाती हूं आपको, ये देखिए, लिखा है कि प्रगतिवादी साहित्य को सोद्देश्य मानता है। जो प्रगतिवादी होगा वो क्या होगा? साहित्य को सोद्देश्य मानेगा। सोद्देश्यता और प्रचार को एक नहीं कर देना चाहिए। इस पंक्ति को ध्यान से देखिएगा। यही पंक्ति प्रश्न में दी गई है कि प्रगतिवाद साहित्य को सोद्देश्य मानता है। इस पंक्ति को उठा करके प्रश्न बनाया गया है और पूछा गया है कि इस सोद्देश्यता का अर्थ क्या है। इसी में आगे डॉक्टर नगेंद्र ने पूरा विस्तार से लिखा है कि सोद्देश्यता का अर्थ क्या है। प्रगतिवादी साहित्य को सोद्देश्य मानता है और सोद्देश्यता और प्रचार को एक नहीं कर देना चाहिए। अब इसके आगे देखिए कि सोद्देश्यता का अर्थ है किसी विशेष अभिप्राय से, किसी विशेष दृष्टि से कला की रचना करना। सोद्देश्यता का अर्थ क्या है कि किसी विशेष अभिप्राय से, किसी विशेष दृष्टि से कला की रचना करना। जब आप इस शब्द को देखेंगे ना कि सोद्देश्यता, तो इसमें खुद वो मतलब ये शब्द ही अपने आप में पूर्ण अर्थ को स्पष्ट कर रहा है। सोद्देश्य का अर्थ ही है जो किसी उद्देश्य से लिखा गया हो। सोद्देश्य का अर्थ क्या हुआ कि जो किसी उद्देश्य से लिखा गया हो।
तो प्रगतिवाद साहित्य को सोद्देश्य मानता है। ये पंक्ति कहाँ से ली गई है? डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास से, जो कि उनके द्वारा संपादित की गई है। ये कुछ मूल पुस्तकें हैं, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास, डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास, बच्चन सिंह जी का हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास आदि कुछ 4-5 मूल पुस्तकें हैं। यदि आप हिंदी साहित्य से जुड़े हुए किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो ये मूल पुस्तकें आपको पढ़नी ही चाहिए। जैसा कि आपने भी देखा कि उससे एक एक पंक्ति उठा करके प्रश्न बनाता है या प्रश्न बनाया जाता है, तो इस वजह से आपको इसे अवश्य पढ़ना चाहिए। तो अभी हम समझ चुके हैं कि ये कहाँ से लिया गया है और इसका आशय क्या है। तो सोद्देश्यता का अर्थ क्या है? किसी विशेष अभिप्राय से, किसी विशेष दृष्टि से कला की रचना करना। जब किसी विशेष अभिप्राय को लेकर के, किसी विशेष दृष्टि से कला की रचना की जाती है, तब उसे सोद्देश्य कहते हैं, अर्थात किसी उद्देश्य से की गई। तो अब अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रगतिवादी कविता के प्रतीक, बिंब, शब्द, मुहावरे, चित्र, ये सब कहाँ से लिए गए हैं? प्रकृति के बीच से, जनजीवन के बीच से, राजनीतिक उथल पुथल से या विद्रोही प्रवृत्ति से? प्रगतिवादी जो कविता है वो उसमें जो भी प्रतीक, बिंब, शब्द, मुहावरे आदि मिलते हैं, वे सब जनजीवन के बीच से लिए गए हैं। इसके पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि जो प्रगतिवाद है वो सामाजिक यथार्थ से जुड़ा हुआ है। समाज में जो भी समस्याएं हैं उनको उठाता है। जो भी शोषक वर्ग द्वारा जो भी शोषित वर्ग पर अत्याचार किए जा रहे हैं, उनकी जो समस्याएं हैं उन्हें उठाता है प्रगतिवाद। तो उसकी उनका जो भी काव्य है, जो भी प्रतीक हैं, जो भी बिंब हैं, जो भी शब्द हैं, वो सब जनजीवन के बीच से ही लिए गए हैं, कोई कल्पना पर आधारित नहीं है। इसलिए विकल्प बी बिल्कुल सही होगा। आप इन चीजों को बिल्कुल अच्छे से समझिए, क्योंकि जब इस तरह के प्रश्न आएंगे तो आप तभी हल कर सकेंगे जब आपने प्रगतिवाद को समझा होगा, आप जानते होंगे कि प्रगतिवाद है क्या वास्तव में। इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब अगला प्रश्न लेते हैं कि प्रगतिवादी कवि रांगे राघव ने कौन सी पुस्तक लिखी है? अजय खंडहर, पंचाली, मेधावी या नरोत्तम? कौन सी पुस्तक नहीं लिखी है? तो कौन सी पुस्तक नहीं लिखी है उन्होंने? नरोत्तम इनकी कृति नहीं है। इसके अतिरिक्त अजय खंडहर भी रांगे राघव का है, मेधावी भी रांगे राघव का है और पांचाली भी रांगे राघव का ही है। नरोत्तम पुस्तक इनके द्वारा लिखित नहीं है। अगला प्रश्न है कि प्रमुख 3 प्रगतिवादी कवियों के नाम लिखिए। दिनकर, नीरज व बच्चन, ये नहीं है। सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वाग्ये, ये भी नहीं है। महादेवी वर्मा जो कि छायावाद की प्रमुख एक स्तंभ के रूप में आती हैं, आगे जो कि प्रयोगवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। राम कुमार वर्मा, शिव मंगल सिंह सुमन और मुक्तिबोध, ये भी नहीं है। रामविलास शर्मा, नागार्जुन व त्रिलोचन, ये तीनों ही नाम प्रगतिवादी कवियों के हैं। इसलिए विकल्प डी बिल्कुल सही होगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रगतिवादी कवि केदारनाथ अग्रवाल की किन्हीं 2 कविताओं के शीर्षक लिखिए। अर्थात कुछ जो 4 विकल्प दिए गए हैं उनमें 2-2 कविताओं के शीर्षक दिए गए हैं। हमें उनमें से जो केदारनाथ अग्रवाल जी के कविता के शीर्षक हैं उन्हें पहचानना है। तो विकल्प बी बिल्कुल सही होगा। मांझी न बजाओ बंशी और बसंती हवा। बसंती हवा अभी हमने पढ़ा था बसंती हवा के बारे में। और मांझी ना बजाओ बंसी, मेरा मन डोलता है, मेरा मन डोलता है कि मेरा तन डोलता है। इस तरह से इनकी ये कविता है केदारनाथ अग्रवाल जी की। तो विकल्प डी बिल्कुल सही होगा। प्रगतिवादी कवि केदारनाथ अग्रवाल की 2 कविताओं का शीर्षक मांझी ना बजाओ बंसी और बसंती हवा है। इनके द्वारा रचित जो अन्य काव्य कृतियां हैं वे हैं गुल मेहंदी, हे मेरी तुम, कहे केदार खरी खरी व मार प्यार की थापे। इसके बाद अगला प्रश्न है कि प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन किस शहर में हुआ था? तो अभी हमने पढ़ा था कि लखनऊ में हुआ था और उसके प्रथम जो अध्यक्ष थे वो मुंशी प्रेमचंद थे। तो विकल्प डी बिल्कुल सही होगा, लखनऊ। इसके अतिरिक्त जो विकल्प हैं इलाहाबाद, भोपाल व पटना। प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। अप्रैल 1936 ईस्वी में इसकी स्थापना और प्रथम अधिवेशन के समय से हिंदी में प्रगतिवादी आंदोलन की शुरुआत होती है और इस आंदोलन के प्रथम अध्यक्ष हैं मुंशी प्रेमचंद। अगला प्रश्न है कि यात्री नाम से भी कविताएं लिखने वाला रचनाकार है, यानी जो यात्री नाम से भी कविताएं लिखते थे। इसके अतिरिक्त भी
दूसरे नाम से भी लिखते थे और यात्री नाम से भी लिखते थे, तो वे हैं नागार्जुन। नागार्जुन चूंकि इनका वास्तविक नाम नागार्जुन नहीं है, ये भी इनका उपनाम ही है। इसके अतिरिक्त ये यात्री उपनाम से भी कविताएं लिखते थे। अन्य विकल्प हैं रघुवीर सहाय, गिरिजा कुमार माथुर व केदारनाथ अग्रवाल। जो नागार्जुन है ये यात्री नाम से भी कविताएं लिखते थे। इनका पहला साहित्यिक उपनाम जो है वो यात्री था। संस्कृत और मैथिल में ये इसी नाम से रचना करते थे। इनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था, परंतु नागार्जुन व यात्री ये इनके उपनाम थे। इनका एक खंड काव्य भस्मांकुर है जो कि बरवे छंद में है। मैथिल भाषा में पत्रहीन नग्न गाच कृति पर इन्हें सन 1968 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इसके बाद अगला प्रश्न है कि हिंदी में सानेट का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? शिव मंगल सिंह सुमन ने, त्रिलोचन शास्त्री ने, या शमशेर बहादुर सिंह ने, या केदारनाथ अग्रवाल जी ने? तो विकल्प बी बिल्कुल सही होगा। सानेट का प्रयोग त्रिलोचन शास्त्री ने किया। यह अंग्रेजी भाषा का छंद है सानेट, जिसका प्रयोग हिंदी में किसने किया? त्रिलोचन शास्त्री जी ने। हिंदी में सानेट का प्रयोग सर्वप्रथम त्रिलोचन शास्त्री ने किया। त्रिलोचन शास्त्री को मुक्तिबोध ने अवध का किसान कवि कहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। इससे प्रश्न पूछा जाता है कि अवध का किसान कवि किसे कहा जाता है? तो त्रिलोचन शास्त्री को कहा जाता है। और कहा किसने है? मुक्तिबोध ने। अवध का किसान कवि किसे कहा जाता है? त्रिलोचन शास्त्री को। किसने कहा है? मुक्तिबोध ने। ध्यान रखिएगा, त्रिलोचन का मूल नाम वासुदेव सिंह त्रिलोचन था और इनकी जो रचनाएं हैं वे धरती, उस जनपद का कवि हूं, अर्घान, दिगंत, गुलाब और बुलबुल, ताप के ताए हुए दिन, तुम्हें सौंपता हूं, फूल नाम है, अनकहनी भी कुछ कहनी है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि त्रिलोचन शास्त्री का पूरा नाम था वासुदेव सिंह त्रिलोचन और नागार्जुन का जो पूरा नाम था वो वैद्यनाथ मिश्र था। इसमें भ्रमित मत होइएगा बिल्कुल भी। अगला प्रश्न है कि प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे सज्जाद जहीर, शिवदान सिंह चौहान, प्रेमचंद या मुल्कराज आनंद? तो विकल्प बी बिल्कुल सही होगा, प्रेमचंद। लखनऊ में अप्रैल 1936 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना और प्रथम अधिवेशन के समय से हिंदी में प्रगतिवादी आंदोलन की शुरुआत होती है और इस अधिवेशन के प्रथम अध्यक्ष मुंशी प्रेमचंद हैं। सज्जाद जहीर को संगठन का महामंत्री बनाया गया था। यह प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि प्रथम अध्यक्ष कौन रहे प्रगतिशील लेखक संघ के? तो ध्यान रखिएगा, मुंशी प्रेमचंद थे। अगला प्रश्न है कि नागार्जुन की निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी खड़ी बोली हिंदी में नहीं लिखी गई? खड़ी बोली हिंदी में जो नहीं लिखी गई है उसमें कौन सी है? भस्मांकुर, युगधारा, पत्रहीन, नग्नगाछ या सतरंगे पंखों वाली? तो विकल्प बी बिल्कुल सही होगा, पत्रहीन नग्नगाछ। नागार्जुन की रचनाओं में जो पत्रहीन नग्नगाछ है ये खड़ी बोली हिंदी में नहीं है बल्कि ये मैथिली भाषा में लिखित है। इसके लिए नागार्जुन को सन 1968 ईस्वी का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। शेष सभी रचनाएं भस्मांकुर, युगधारा, सतरंगे पंखों वाली ये सब खड़ी बोली की रचनाएं हैं। इसके बाद जो प्रश्न है उसमें कुछ पंक्तियां दी गई हैं और पूछा गया है कि उपर्युक्त काव्य पंक्तियां किसकी हैं? पंक्ति है, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। ये कविता है नागार्जुन की। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, धूल धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। ये बच्चे की जो मृदुल मुस्कान होती है उस पर लिखी गई कविता है। इसमें वात्सल्य रस का बहुत सुंदर वर्णन मिलता है। जो बहुत छोटा जो बच्चा होता है जिसके दांत अभी अभी निकल रहे होते हैं, कहीं कहीं एक दो निकले हुए होते हैं, और उनकी जो मुस्कान होती है वो कितनी प्यारी होती है कि उस मुस्कान को देख करके व्यक्ति अपने सारे कष्ट, सारे दुख भूल जाता है और बहुत प्रसन्न हो जाता है। ये भाव उन्होंने अपनी कविता में रखा है कि तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, ऐसी मुस्कान है दंतुरित कि मृतक में भी डाल देगी जान, कि वो मृतक में भी, मरे हुए में भी जान डाल दे, ऐसी मुस्कान होती है। तो ये किसकी है? नागार्जुन की है। विकल्प सी सही होगा।
उक्त पंक्तियां प्रगतिवाद के प्रमुख हस्ताक्षर नागार्जुन द्वारा लिखी हैं। दिए गए अन्य साहित्यकारों की प्रसिद्ध पंक्तियां नीचे दी गई हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान की जो रानी लक्ष्मीबाई पर लिखी गई कविता है, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी बातों झांसी वाली रानी थी। हरिवंश राय बच्चन जी की मृदु भावों के अंगूरों की मैं आज बना लाया हाला, ये मधुबाला की पंक्ति है, मधुशाला की, गलती से मधुबाला निकल गया, ये मधुशाला की पंक्ति है। त्रिलोचन की मुझे जगत जीवन का प्रेमी बना रहा है प्यार तुम्हारा, बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है। ये पूछी भी जाती है बहुत बार कि मुझे जगत जीवन का प्रेमी बना रहा है प्यार तुम्हारा, पंक्ति किसकी है? तो त्रिलोचन शास्त्री जी की है, जिनका पूरा नाम वासुदेव सिंह त्रिलोचन है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है इसमें कुछ एक कथन दिया गया है और पूछा गया है उपर्युक्त कथन किस कवि के विषय में है। कथन पढ़ते हैं कि जन्मना कवि प्रकृत्या घुमक्कड़ और विचारतः मूलतः मार्क्सवादी, कविता के लिए कोई भी विषय हो सकता है। आगे कुछ कथन छोड़ दिया गया है, फिर घुमक्कड़ ऐसे कि कभी यहाँ कभी वहां, मूलतः मार्क्सवादी किंतु वे उसके बाहर भी झांक लेते हैं। बच्चन सिंह का उपर्युक्त कथन किस कवि के विषय में है? तो बच्चन सिंह की पुस्तक है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। ये आपको अलग से इस पुस्तक के बारे में बताया भी गया था और शायद आपको दिखाई भी थी। ये है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह जी का। इसमें उन्होंने ये कथन कहा है नागार्जुन के विषय में। दिखाती हूँ आपको, पूरा कथन दिखा देती हूँ और पुस्तक में जब आप देख लेंगे तो आपको वो हमेशा के लिए याद भी रह जाएगा। ये देखिए, ये नागार्जुन के विषय में जो भी उन्होंने कहा है, ये शीर्षक है नागार्जुन। अब उनके विषय में क्या लिख रहे हैं कि जन्मना कवि प्रकृत्या घुमक्कड़ और विचारतः मूलतः मार्क्सवादी, कविता के लिए कोई भी विषय हो सकता है। लालू साहू नेवला कटहल, घुमक्कड़ ऐसे कि कभी यहाँ कभी वहां, मूलतः मार्क्सवादी किंतु वे उसके बाहर भी झांक लेते हैं। अंग्रेजी स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय से कोई सरोकार नहीं, कुछ दिन काशी रहकर संस्कृत की पढ़ाई अवश्य की, ठेठ देशी संस्कारों ने उन्हें पश्चिमी प्रभावों से बचाए रखा, इस अर्थ में संभवतः वे अकेले हैं। तो ये जो पूरा कथन है बच्चन सिंह जी किसके लिए कह रहे हैं? नागार्जुन कवि के लिए। तो उनकी ये जो पुस्तक है इससे इस कथन को उठाया गया है और पूछा गया है कि किसके विषय में उन्होंने ये बात कही है। तो आपने देख लिया है। अब आपको संभवतः आशा करती हूँ कि ये आपको हमेशा के लिए याद रह जाएगा, क्योंकि आपने इसका जो मूल है उसे देख लिया है। ये किसका है? नागार्जुन का है। विकल्प मतलब नागार्जुन के लिए कहा गया है किसका? बच्चन सिंह जी का। तो विकल्प डी बिल्कुल सही होगा। इनके राहुल सांकृत्यायन और निराला का इन पर अमिट प्रभाव था, इसलिए कहा गया। और नागार्जुन का जो वास्तविक नाम है वो वैद्यनाथ मिश्र था। इन्हें मैथिली में यात्री भी कहा जाता है और इनके द्वारा जो रचित उपन्यास हैं वे रतिनाथ की चाची, बलचनमा, नई पौध, बाबा बटेश्वर नाथ, दुख मोचन, वरुणा के बेटे और उग्र तारा आदि हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्यधारा में देखने को मिलती है उस धारा को क्या कहा जाता है? प्रगतिवाद, जनवाद, प्रयोगवाद या अकविता? तो मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति हमें प्रगतिवाद में देखने को मिलती है। अभी हमने देखा ही था कि प्रगतिवाद का जो आधार है वो मार्क्स का जो वर्ग संघर्ष है, शोषक और शोषित वर्ग में जो समाज को वो बांटते हैं, उसी आधार पर प्रगतिवाद है पूरा। इसलिए इसमें विकल्प ए जो है ये बिल्कुल सही होगा। हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति प्रगतिवादी काव्यधारा के रूप में देखने को मिलती है। प्रगतिवादी काव्य की मूल चेतना कार्ल मार्क्स के द्वंदात्मक भौतिकवाद से अनुप्राणित है। मार्क्स की भौतिकवादी विचारधारा का प्रभाव हिंदी के उन साहित्यकारों पर पड़ा जो सामाजिक यथार्थ तथा शोषण के विरुद्ध विचारों को साहित्य में अभिव्यक्त करने के पक्षपाती थे। सन 1935 में एम फोस्टर के सभापतित्व ने पेरिस में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन नामक अंतरराष्ट्रीय संस्था का प्रथम अधिवेशन हुआ
और सन 1936 में सज्जाद जहीर और मुल्क राज आनंद के प्रयत्नों से भारतवर्ष में भी इस संस्था की शाखा खुली। ये दो नाम बिल्कुल आप रट लीजिए, सज्जाद जहीर और मुल्क राज आनंद। बार बार पूछा जाता है कि किनके प्रयासों से भारत में भी इस संस्था का शुभारंभ हुआ, तो सज्जाद जहीर व मुल्क राज आनंद। और अध्यक्ष कौन थे? पहला जो प्रगतिशील लेखक संघ था उसके अध्यक्ष बने थे मुंशी प्रेमचंद। केदारनाथ अग्रवाल, रामविलास शर्मा, नागार्जुन, रांगे राघव, त्रिलोचन शास्त्री, शिवमंगल सिंह सुमन आदि हिंदी की प्रगतिशील जो प्रगतिवादी काव्यधारा है उसके प्रमुख कवि हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी नागार्जुन की लिखी रचना है? पहला है डूबते मस्तूल, स्मृति की रेखाएं, प्यासी पथराई आंखें और दो एकांत। तो विकल्प सी बिल्कुल सही होगा, प्यासी पथराई आंखें। दी गई रचनाओं में से नागार्जुन की लिखित रचना प्यासी पथराई आंखें हैं। इनकी जो अन्य रचनाएं हैं वे हैं युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, भस्मांकुर, तालाब की मछलियां, तुमने कहा था आदि। नागार्जुन संस्कृत और मैथिली में यात्री नाम से कविताएं लिखते थे। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वो है कि प्रगतिवाद का आधार है रहस्यवाद, प्रकृतिवाद, हालावाद या द्वंदात्मक भौतिकवाद। तो विकल्प डी बिल्कुल सही होगा, द्वंदात्मक भौतिकवाद। न रहस्यवाद उसका आधार है, न हालावाद आधार है, न प्रकृतिवाद आधार है। अभी हम लोग विस्तार से इसे समझ चुके हैं कि मार्क्स का जो वर्ग संघर्ष है उसे आधार लिया गया है प्रगतिवाद में। तो मार्क्स का जो द्वंदात्मक भौतिकवाद है वही प्रगतिवाद का आधार है। प्रगतिवाद एक राजनैतिक और सामाजिक शब्द है। मार्क्सवादी विचारधारा का साहित्य में प्रगतिवाद के रूप में उदय हुआ। यह समाज को शोषक और शोषित के रूप में देखता है। आपको बताया था कि मार्क्स का जो विचार है कि ये पूरा समाज जो है आर्थिक स्थिति के आधार पर दो वर्गों में विभाजित है, एक शोषक और एक शोषित। एक पूंजीपति है और दूसरा जो समाज है, समाजवाद है। जो जनता है वो उसमें आती है, पूंजीपति जो उद्योगपति हैं वे हैं और वे उनका शोषण करते हैं, इसलिए वो शोषक हुए और जिनका शोषण किया जा रहा है वे शोषित। प्रगतिवादी शोषक वर्ग के खिलाफ शोषित वर्ग में चेतना लाने तथा उसे संगठित कर शोषण मुक्त समाज की स्थापना की कोशिशों का समर्थन करता है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि जमुन जल तुम काव्य के रचनाकार कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र, धूमिल, शिवमंगल सिंह सुमन या केदारनाथ अग्रवाल। तो विकल्प डी बिल्कुल सही होगा, केदारनाथ अग्रवाल। ये जमुन जल तुम उनकी ही रचना है। जमुन जल तुम काव्य के रचनाकार केदारनाथ अग्रवाल हैं। केदारनाथ अग्रवाल अपनी काव्य यात्रा के वास्तविक दौर में बालेंदु उपनाम से रचनाएं करते थे। इनके द्वारा रचित काव्य है युग की गंगा, नींद के बादल, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, हे मेरी तुम, मार प्यार की थापे, कहे केदार, खरी खरी इत्यादि। इसके बाद अगला प्रश्न है कि प्रगतिवाद के संदर्भ में इनमें से एक कथन सही नहीं है, वह कौन सा है? प्रगतिवाद जनजीवन के साथ प्रकृति और कल्पना लोक में सौंदर्य खोजता है। प्रगतिवाद जनजीवन के साथ प्रकृति और कल्पना लोक में सौंदर्य खोजता है। बहुत ध्यान से देखिए, कहा जा रहा है कि प्रगतिवाद कल्पना लोक में सौंदर्य खोज रहा है, जबकि अभी बताया कि प्रगतिवाद का कल्पना से कोई लेना देना नहीं है। प्रगतिवाद यथार्थ को देखता है, वास्तविक जो समस्याएं हैं, जो जनजीवन से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, यहाँ तक कि प्रगतिवाद के प्रतीक, बिंब, चित्र इत्यादि भी सब वास्तविक जनजीवन से जुड़े हुए हैं, इसलिए उसका कल्पना लोक से कोई लेना देना नहीं है। ये बिल्कुल गलत है। विकल्प ए सही होगा क्योंकि ये गलत है। दूसरा है प्रगतिवाद ने पहली बार साहित्यिक चेतना को यथार्थवाद की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा दी। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि वो यथार्थवाद से जुड़ा हुआ है, तो कथन वास्तव में बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि प्रगतिवाद की मूल प्रेरणा मार्क्सवाद से विकसित हुई थी। ये भी सही है। प्रगतिवाद सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति को ही रचना का उद्देश्य मानता है। ये भी सही है, क्योंकि जो सामाजिक समस्याएं हैं, समाज में व्याप्त जो दिक्कतें हैं, जो कि साधारण जन है, उसको जो भी दिक्कतें हैं, जो भी समस्याएं हैं, उनको उठाने का काम किसने किया?
प्रगतिवाद ने। प्रगतिवाद जनजीवन के साथ प्रकृति और कल्पना लोक में सौंदर्य खोजता है, यह कथन गलत है। प्रगतिवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1942 ईस्वी में मुक्तिबोध ने अपने एक लेख प्रगतिवाद एक दृष्टि आगामी कल में किया था। अगला प्रश्न है कि प्रगतिशील लेखक संघ किस स्तर की संस्था है? राष्ट्रीय है, राज्य स्तरीय है, अंतरराष्ट्रीय है या हिंदी भाषी प्रांतीय है? तो विकल्प बी बिल्कुल सही होगा, यह अंतरराष्ट्रीय है। प्रगतिशील लेखक संघ एक अंतरराष्ट्रीय स्तर की संस्था है। इसकी स्थापना सन 1935 ईस्वी में सज्जाद जहीर ने लंदन में की थी। भारत में सन 1936 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लखनऊ में हुई, जिसके अध्यक्ष मुंशी प्रेमचंद थे। इसके बाद अगला प्रश्न है कि मैं उस जनपद का कवि हूँ। काव्य रचना किस कवि की है? नागार्जुन की, रांगे राघव की, त्रिलोचन की या केदारनाथ अग्रवाल की? तो विकल्प सी बिल्कुल सही होगा, त्रिलोचन की। मैं उस जनपद का कवि हूँ काव्य रचना के रचनाकार त्रिलोचन है। धरती, ताप के ताए हुए दिन इनकी अन्य रचनाएं हैं। नागार्जुन की प्रमुख रचनाएं हैं युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, भस्मांकुर, तुमने कहा था, प्यासी पथराई आंखें। केदारनाथ अग्रवाल की जो रचनाएं हैं वे हैं अपूर्वा, युग की धारा, युग की गंगा। युग धारा जो है वो नागार्जुन की है और युग की गंगा केदारनाथ अग्रवाल की है। नींद के बादल और आग का आईना ये सभी केदारनाथ अग्रवाल की हैं। दी गई काव्य रचना में मैं उस जनपद का कवि हूँ में रचना का नाम गलत है, जबकि रचना का सही नाम है उस जनपद का कवि हूँ। उस जनपद का कवि हूँ और मैं उस जनपद का कवि हूँ, बस इतना अंतर है कि इसमें मैं जो है ये अतिरिक्त लग गया है। तो ध्यान रखिएगा कि जो मूल कविता है उसका नाम है उस जनपद का कवि हूँ। इसके बाद अगला प्रश्न है कि त्रिलोचन का वास्तविक नाम क्या है? त्रिलोचन शास्त्री जी का वास्तविक नाम है वासुदेव सिंह त्रिलोचन। इसी तरह से नागार्जुन जी का वास्तविक नाम क्या है? वैद्यनाथ मिश्र। ये बहुत पूछे जाते हैं ये दोनों ही नाम, नागार्जुन जी का भी और त्रिलोचन शास्त्री जी का भी। तो ध्यान रखिएगा, त्रिलोचन शास्त्री जी का वास्तविक नाम था वासुदेव सिंह और उपनाम है त्रिलोचन। इसके अतिरिक्त जो अन्य विकल्प हैं त्रिलोकीनाथ, त्रिमूर्ति सिंह, मनमोहन सिंह। त्रिलोचन का वास्तविक नाम वासुदेव सिंह था और इनका जो उपनाम है वो त्रिलोचन है। मुक्तिबोध ने त्रिलोचन को अवध का किसान कवि कहा है। अवध का किसान कवि किसे कहा जाता है? त्रिलोचन शास्त्री को। किसने कहा है? मुक्तिबोध ने। इनके द्वारा जो रचित काव्य हैं वो इस प्रकार से हैं: धरती, गुलाब और बुलबुल, दिगंत, ताप के ताए हुए दिन, शब्द, मैं उस जनपद का कवि हूँ, अर्घान, तुम्हें सौंपता हूँ, फूल, नाम है एक, अन कहनी भी कुछ कहनी है, आदि। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी नागार्जुन द्वारा रचित नहीं है? पाषाणी, चंदना, रविंद्र के प्रति या कला और बूढ़ा चांद? तो कला और बूढ़ा चांद नागार्जुन की कृति नहीं है। ये सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित काव्य है और इस कृति पर सुमित्रानंदन पंत को सन 1960 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। जबकि बादल को घिरते देखा है, पाषाणी, सिंदूर तिलकित भाल, तुम्हारी दंतुरित मुस्कान, 5 पूत भारत माता के, रविंद्र के प्रति, कालिदास, हरिजन गाथा, अकाल और उसके बाद आदि नागार्जुन द्वारा रचित काव्य हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है कि कबीर के उपरांत हर विध्वंसकारी और जन विरोधी शक्ति को सर्वाधिक खुली चुनौती देने वाले साहित्यकार हैं? निराला, दिनकर, नागार्जुन या हरिऔध? तो विकल्प बी बिल्कुल सही होगा, नागार्जुन। कबीर के उपरांत हर विध्वंसकारी और जन विरोधी शक्ति को जिन्होंने सर्वाधिक खुली चुनौती दी है वे हैं नागार्जुन। जिस तरह से कबीर का व्यक्तित्व बिल्कुल क्रांतिकारी था और वे हर बात को बिल्कुल अपने अंदाज में, जिसको विध्वंसकारी और जन विरोधी शक्ति कहा गया है यहाँ पर, तो अपने तरीके से बिल्कुल निडर तरीके से कहते थे। वही चीज, वही बात उनके व्यक्तित्व में वही स्पष्ट दिखाई देता है। किसके व्यक्तित्व में? नागार्जुन के व्यक्तित्व में। नागार्जुन का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र है और ये शुरुआती दिनों में यात्री उपनाम से रचनाएं लिखते थे। नागार्जुन एक कवि होने के साथ साथ उपन्यासकार और मैथिल के श्रेष्ठ कवियों में जाने जाते हैं। ये वामपंथी विचारधारा के एक महान कवि हैं। इन्होंने प्रकृति और भारतीय किसानों के जीवन को, उनकी विभिन्न समस्याओं को, शोषण की अटूट परंपरा को और भारतीय जनता के संघर्ष शक्ति को अत्यंत सशक्त ढंग से इस्तेमाल किया है। नागार्जुन वास्तव में
भारतीय वर्ग संघर्ष के कवि हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है कि द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद किस काव्यधारा का आधार है। यह प्रश्न इतने बार आ चुका है कि आपको वास्तव में रट गया होगा। अगर आप ध्यान से क्लास देख रहे हैं तो ये विकल्प बी बिल्कुल सही होगा। ये प्रगतिवाद जो है उसका आधार है। अन्य विकल्प है नई कविता, समानांतर कविता या इनमें से कोई नहीं। तो द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद काव्य धारा का आधार है। प्रगतिवाद प्रगतिवादी काव्य की सबसे प्रमुख विशेषता है। इसके अनुसार किसान और मजदूर एक होकर अपने ऊपर होने वाले सामंतों पूंजीपतियों के अत्याचार का विरोध करेंगे। प्रगतिवादी काव्यधारा में शोषितों की दीनता का चित्रण, शोषक वर्ग के प्रति घृणा, क्रांति की भावना और द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद आदि का दर्शन मिलता है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रगतिवाद के अंतर्गत कौन सा विचार अमान्य है। यथार्थवाद, तो यथार्थवाद तो है ही, यथार्थ के आधार पर ही प्रगतिवाद की पूरी रचना हुई है। प्रगतिवाद के सभी काव्य रचे गए हैं, यथार्थ से उसका सीधा संबंध है। पदार्थवाद भी है, समाजवाद भी है, लेकिन रूपवाद से उसका कोई संबंध नहीं है। इसलिए विकल्प बी जो है वो गलत है, इसलिए विकल्प बी सही होगा। प्रगतिवाद के अंतर्गत रूपवाद जो विचार है वो अमान्य है। प्रगतिवाद का सैद्धांतिक आधार मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। राजनीति के क्षेत्र में जो समाजवाद या साम्यवाद तथा यथार्थवाद या पदार्थवाद है, साहित्य के क्षेत्र में वही प्रगतिवाद है। प्रगतिवाद में निम्न वर्ग के जीवन की प्रतिष्ठा हुई है। ये प्रश्न भी आता है कि प्रगतिवाद में किस वर्ग के जीवन की प्रतिष्ठा हुई है, तो ध्यान रखिएगा निम्न वर्ग के। जब प्रयोगवाद की बात आएगी, जब इसके बाद प्रगतिवाद के बाद जब हम प्रयोगवाद पढ़ेंगे तो प्रयोगवाद में मध्यम वर्ग की बात की गई है, जबकि प्रगतिवाद में निम्न वर्ग की बात की गई है। इस युग के कवि जीवन के यथार्थ धरातल पर अवतीर्ण कर समाज के यथार्थ जीवन को देखता है और उसी को अभिव्यक्त करता है। प्रगतिवादी कवि आत्मा, परमात्मा, सृष्टि और जन्मांतर में विश्वास नहीं करता। वह प्रारंभ से ही अंधविश्वासों, रूढ़ियों और परंपराओं का विरोध करता चलता है। प्रगतिवादी कवि यही है कि जो रूढ़ियां चली आ रही हैं, चली चलाई जो परंपराएं हैं हमेशा से, जो अब निरर्थक हो चुकी हैं, उन सभी का वो विरोध करता है प्रगतिवाद। अब अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है जिसमें कुछ पंक्ति दी गई है। पंक्ति है, अबे सुन बे गुलाब भूल मत गर पाई खुशबू रंगो आप। ये कुकुरमुत्ता कविता जो है निराला की, उससे ये पंक्तियां ली गई हैं कि अबे सुन बे गुलाब भूल मत जो पाई खुशबू रंगो आप, खून चूसा खाद का तूने असिस्ट, डाल पर इतराता है कैपिटलिस्ट। इसमें देखिए पूंजीवाद का स्पष्ट वर्णन है कि जो पूंजीपति होते हैं वो इतने धनवान कैसे होते हैं। वो एक दूसरे वर्ग पर आश्रित होते हैं जो कि शोषित वर्ग है, जो मजदूर वर्ग है, जो सर्वहारा वर्ग है। उसके श्रम के आधार पर वे बनते हैं। कौन? पूंजीपति। जितना भी उद्योग चल रहा है वो किसके आधार पर, किसकी वजह से चल रहा है, तो उन सब के मूल में मजदूर वर्ग आता है। तभी वो क्या कह रहे हैं कि अबे सुन बे गुलाब भूल मत जो पाई खुशबू रंगो आप, खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट। यानी खून चूस करके एक तरह से ये पूंजीपतियों पर व्यंग किया गया है कि वे मजदूरों का खून चूस करके उस स्थान तक, उस उपलब्धि तक पहुंचते हैं। ये उन पर व्यंग है। और ये जो कविता है कुकुरमुत्ता, ये प्रगतिवाद कविता है, उसका जो आधार है। तो काव्य पंक्तियों का संबंध किससे है? प्रगतिवाद कविता से है। ये इन काव्य पंक्तियों का संबंध कुकुरमुत्ता प्रगतिवादी कविता से है। कुकुरमुत्ता निराला की प्रसिद्ध कविता है जिसमें कवि ने पूंजीवादी सभ्यता पर करारा व्यंग किया है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि प्रगतिवादी कवि हैं कौन है? जयशंकर प्रसाद, केदारनाथ अग्रवाल, मुक्तिबोध या हरिवंश राय बच्चन। तो विकल्प डी बिल्कुल सही होगा, केदारनाथ अग्रवाल। अन्य जो है जयशंकर प्रसाद जो कि छायावादी हैं, मुक्तिबोध भी नहीं है, हरिवंश राय बच्चन भी इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। केदारनाथ अग्रवाल जो कि प्रगतिवाद के प्रमुख कवि हैं, तो विकल्प सी बिल्कुल सही होगा। इनकी जो रचनाएं हैं वे हैं युग की गंगा, नींद के बादल, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, अपूर्वा आदि।
इसके बाद अगला प्रश्न है कि प्रगतिवाद के प्रमुख कवि नहीं है, नागार्जुन, अज्ञे, दिनकर या मुक्तिबोध। तो प्रगतिवाद के प्रमुख कवि नहीं है अज्ञे। अज्ञे है किसके? प्रयोगवाद के, क्योंकि इन्होंने प्रयोगवाद का समर्थन किया है। अब यहाँ पे मुक्तिबोध आ रहा है तो आप कहेंगे कि यहाँ पर भी तो मुक्तिबोध आया था, प्रगतिवादी कवि, जबकि ये यहाँ पर नहीं थे। यहाँ पर प्रगतिवादी कवि पूछा गया है। तो प्रगतिवादी जो श्रेष्ठ कवि हैं, जो मुख्यतः प्रगतिवादी धारा के ही हैं, इन चारों में वे केदारनाथ अग्रवाल हैं। मुक्तिबोध पर कहीं कहीं प्रगतिवादी विचारों का प्रभाव दिखता है। जिस तरह से आप देखेंगे निराला की कविता कुकुरमुत्ता में भी तो प्रगतिवादी जो विचारधारा है वो दिखाई दे रही है, लेकिन निराला प्रगतिवादी कवि नहीं है। इसी तरह से जो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, क्योंकि जो उत्तर का चयन होता है वो विकल्पों के आधार पर होता है, तो हमें चारों विकल्प पर ध्यान देना है कि यहाँ पर प्रगतिवाद के प्रमुख कवि नहीं पूछा गया है। तो नागार्जुन तो है ही, दिनकर पर भी उसका प्रभाव है, मुक्तिबोध पर भी है, लेकिन अज्ञे मूलतः प्रयोगवादी कवि हैं, इसलिए यहाँ पर विकल्प सी बिल्कुल सही होगा, अज्ञे। अज्ञे मुख्यतः प्रयोगवाद और नई कविता के कवि हैं, न कि प्रगतिवाद के, जबकि नागार्जुन, दिनकर और मुक्तिबोध प्रगतिवाद के प्रमुख कवि हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, युगधारा के रचयिता कौन है? सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, नागार्जुन या केदारनाथ अग्रवाल। तो युगधारा के रचयिता है नागार्जुन। अभी हमने देखा था कि युग की गंगा और युगधारा ये बहुत मिलती जुलती 2 रचनाएं हैं, जिसमें युग की गंगा केदारनाथ अग्रवाल की रचना है और जो युगधारा है वो नागार्जुन की रचना है। इनकी जो अन्य रचनाएं हैं वे है युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, भस्मांकुर, तालाब की मछलियां, तुमने कहा था, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, हजार हजार बाहों वाली, पुरानी जूतियों का कोरस आदि नागार्जुन की प्रमुख काव्य कृतियां हैं। नागार्जुन कृत भस्मांकुर एक खंड काव्य है जो बरवे छंद में लिखा गया है। इसके बाद अगला प्रश्न है, एक हथौड़ा वाला घर में और हुआ, ये किसकी पंक्ति है? तो ये कविता है केदारनाथ अग्रवाल जी की, जो कि प्रगतिवादी कवि हैं, तो उनकी कविता पर भी उसी का असर है। ये कविता इस तरह से है कि हाथी सा बलवान जहाजी हाथों वाला और हुआ, सूरज सा इंसान तरेरी आंखों वाला और हुआ, एक हथौड़ा वाला घर में और हुआ, माता रही विचार अंधेरा हरने वाला और हुआ, दादा रहे विचार सवेरा करने वाला और हुआ, एक हथौड़ा वाला घर में और हुआ। ये जब आपने सुना होगा, इस कविता की जो पंक्तियां आपने सुनी, तो स्पष्ट आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये प्रगतिवादी कविता है। ये कविता है केदारनाथ अग्रवाल जी की। विकल्प ए बिल्कुल सही होगा। अन्य विकल्प है रामदरस मिश्र, रामकुमार वर्मा, शिवमंगल सिंह सुमन। इनकी जो अन्य रचनाएं हैं वे हैं युग की गंगा, नींद के बादल, फूल नहीं रंग बोलते हैं इत्यादि। इसके बाद अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कवि प्रगतिवादी नहीं है? केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, भवानी प्रसाद मिश्र या शिवमंगल सिंह सुमन। तो विकल्प बी बिल्कुल सही होगा, भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र प्रगतिवादी कवि नहीं है, अन्य सभी प्रगतिवादी कवि हैं। केदारनाथ अग्रवाल जिनका जन्म 1911 ईस्वी में हुआ था, जिनका पूरा नाम इसके बाद वासुदेव सिंह जी हैं, जिनका पूरा नाम है वासुदेव सिंह त्रिलोचन, जिसमें त्रिलोचन इनका उपनाम है। इनका जन्म 1917 ईस्वी में हुआ था और शिवमंगल सिंह सुमन जी का जन्म 1915 में। ये आदि सभी प्रगतिवादी कवि हैं, जबकि भवानी प्रसाद मिश्र दूसरे तार सप्तक के कवि हैं, न कि प्रगतिवादी कवि। इसके बाद हरिजन गाथा किसकी रचना है? धूमिल की, लीलाधर जगूड़ी की, नागार्जुन की या आलोक धनवा की। तो विकल्प बी बिल्कुल सही होगा, हरिजन गाथा नागार्जुन की रचना है। हरिजन गाथा नागार्जुन की है। ईश्वर की अध्यक्षता में लीलाधर जगूड़ी, दुनिया रोज बनती है आलोक धनवा की बहुत प्रसिद्ध कृति है। मोचीराम कविता सुदामा पांडे धूमिल की। ये हमने कल इस कविता के विषय में पढ़ा था कि रापी से उठी हुई आंखों ने मुझे क्षण भर टटोला और फिर जैसे पतियाए हुए स्वर में वह हंसते हुए बोला कि बाबूजी सच कहूं मेरी निगाह में न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है जो मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा है। ये मोचीराम कविता की बहुत प्रसिद्ध पंक्तियां हैं और पूछी जाती हैं, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित कवियों का अनुक्रम क्या होगा?
तो सबसे पहले नागार्जुन 1911 ईस्वी, भवानी प्रसाद मिश्र 1913 ईस्वी, त्रिलोचन शास्त्री 1917 ईस्वी और नरेश मेहता 1922 ईस्वी। तो इसके अनुसार विकल्प सी बिल्कुल सही होगा, नागार्जुन, भवानी प्रसाद मिश्र, त्रिलोचन शास्त्री व नरेश मेहता। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में किसके प्रयत्न से हुई थी? अभी आप लोगों से कहा था कि ये दो नाम आप बिल्कुल याद कर लीजिए, एक मुल्कराज आनंद और दूसरा सज्जाद जहीर, क्योंकि ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में किसके प्रयत्न से हुई। देखिए यूपी टीजीटी में पूछा गया है, संभवतः आप लोग शिक्षक की तैयारी कर रहे होंगे, तो ये सभी प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो मुल्कराज आनंद व सज्जाद जहीर, विकल्प सी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रगतिवादी काव्य सृष्टि है, दार्शनिक है, वैयक्तिक यथार्थ है, वर्ग चेतना प्रधान है या यथास्थितिवाद है? तो प्रगतिवादी काव्य की जो सृष्टि है वो वर्ग चेतना प्रधान है। आपको कई बार बताया गया है कि प्रगतिवाद जो है वो मार्क्स के दर्शन के आधार पर है, जो कि दो वर्गों में समाज को विभाजित मानते हैं, एक शोषक वर्ग और एक शोषित वर्ग, अर्थात एक पूंजीपति और एक सर्वहारा या समाजवाद। इन दो वर्गों में बटा हुआ वे मानते हैं समाज को, और इसी वर्ग चेतना प्रधान जो प्रगतिवादी सृष्टि है वो इसी वर्ग चेतना प्रधान सृष्टि है, इसी पर। तो विकल्प बी बिल्कुल सही होगा कि प्रगतिवादी काव्य सृष्टि कैसी है, वर्ग चेतना प्रधान। तो आज के लिए हम लोग इतने ही प्रश्नों को रखते हैं, इसके आगे के प्रश्नों का अभ्यास हम लोग अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।